अच्छा जी, वालेकुम स्टार्ट सलाम करते हैं। सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, कल जो हमने किया था, किसी स्टूडेंट को कल वाले लेक्चर के अंदर कोई मसला मसाइल, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कोई क्वेश्चन हो, कल वाले काम से रेलेवेंट, तो पूछ सकते हैं। ठीक, क्लियर। अच्छा, आज जो लेक्चर 2 हमने स्टार्ट करना है, कल हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी, देखा पूरा। आज अब एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो कि मैंने आपको कल बताया भी था, आपके पास पेपर के अंदर उससे रेलेवेंट एक क्वेश्चन आया हुआ भी है कि बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस चीज का आंसर आपको कॉन्टिजेंसी थ्योरी से मिलता है। कॉन्टिजेंसी थ्योरीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बेसिकली ये कहती हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं होता। हम ये कहें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए बेस्ट स्ट्रक्चर ये होगा, तो ऐसा कहना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके बिहाइंड डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर एग्जांपल डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया हुआ, तो क्या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं। ये कुछ चीजें डिपेंड अपॉन होती हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देती है। लाइक नंबर वन, हर ऑर्गेनाइजेशन साइज में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क फ्लो डिफरेंट होता है, कंप्लेक्सिटी डिफरेंट होती है, इन्वायरमेंट बिजनेस जो होती है वो अलग होती है। हर कंपनी में जो स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी मेकिंग स्ट्रेटजीज ये डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन होता है कॉन्सिक्वेंसेस या सिचुएशंस। अब उस टाइम के ऊपर जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, या हम कहें कि एक पर्टिकुलर कंपनी दूसरी कंपनी के साथ साइज में सेम है, तो ये स्ट्रक्चर भी सेम होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। ये चीजें सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड अपॉन। हाँ, हम यहाँ पे आंसर, इसको अगर हम बात करें, वो दो बातें होती हैं, हम इसको दो एंगल में एनालाइज करते हैं। अब हमने ये डिसीजन ले लिया कि हमारे लिए कौन सा स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट है, तो हम इसको एनालाइज करते हैं दो मेन मैनर्स में। नंबर वन, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रही है, तो उसका वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस्ट फिट बैठ गया उसके लिए, तो उसके पॉसिबल बेनिफिट्स क्या हैं और उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर हम बात करें बेनिफिट्स की, कि आपने करेक्ट स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिया और वो सूटेबल था ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसमें सबसे पहला मेन एडवांटेज होता है मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट या मोरल का कॉन्सेप्ट। एम्प्लॉय मोरल क्या होगा? हाई होगा। अब क्यों होगा? रीजन देखें, कोई भी एम्प्लॉय विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टास्क को अब कंप्लीश करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करेगा। अगर वो टास्क अकम्प्लिश ना हो, तो फ्रस्ट्रेशन होगी, स्ट्रेस होगा। अगर अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होगा, उसमें वर्क फ्लो प्रॉपरली डिजाइन हुआ हुआ है, जॉब एलोकेशन या जो रिपोर्टिंग लाइंस हैं वो प्रॉपरली आपकी फंक्शनिंग है, तो उस केस के अंदर वो जो भी टास्क परफॉर्म करेगा वो कंप्लीश होगा। तो जिसकी वजह से जो स्टाफ मोरल है वो क्या होगा? हाई होगा। फिर एक और बेस्ट स्ट्रक्चर के लिए एक कहने एक फीचर होता है कि वो कोई भी स्ट्रक्चर हो,
इंटरप्रेन्योरल हो, फंक्शनल हो, डिविजनल हो, मैट्रिक्स हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वहां पे जब आप वर्क स्पेशलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, उसके हिसाब से हर इंडिविजुअल जॉब से रेलेवेंट जो आप जॉब डिस्क्रिप्शन डिजाइन करते हैं, वो आपको इस चीज का आंसर देती है कि आपका विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन रोल क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो अगर स्ट्रक्चर ठीक होगा तो आपको इन दोनों बातों का आंसर मिलेगा। फिर ये जो हम बात करते हैं जॉब्स जो हैं, क्या वो आपकी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, फ्लो ऑफ वर्क प्रॉपरली एलोकेट हुआ है? तो अगर हुआ होगा तो इन दोनों बातों के अंदर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, फिर ऑपरेशंस आपके हाईली एफिशिएंट हो जाएंगे। अच्छा, दो टर्म्स हैं, ये मोस्टली लोग पढ़ते भी हैं, तब भी कई दफा उनके कॉन्सेप्ट इससे रेलेवेंट क्लियर नहीं होते, हम यूज भी करते हैं मोस्टली। दो बातें, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, क्योंकि बिजनेस में ये वर्ड आप बार बार मैनेजमेंट साइंसेज ऑफ बिजनेस में ये पढ़ते हैं, यूज करते हैं, बट लोगों की इससे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अच्छा, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज आपने अपना मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना। विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज आपने अपना मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना। और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन एक ना, अब ये जो मैंने कहा आउटपुट प्रोड्यूस करना है, हर ऑर्गेनाइजेशन इस आउटपुट को ना प्री एस्टिमेट करती है, प्रेडिक्ट करते हैं कि हम ये आउटकम अचीव करेंगे, ये आउटपुट लेवल अचीव करेंगे। जैसा आउटकम आपने डिजायर किया था, अगर वो आउटकम बिल्कुल वैसा आ जाए तो हम क्या कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इफेक्टिवनेस। अब इसके लिए आपने आउटकम को अचीव करने के लिए पॉलिसीज इस्टेब्लिश की, स्ट्रेटजीज बनाई, उसके बाद आपने रिसोर्सिस प्रोवाइड किए, और जैसा आउटकम आपने सोचा था बिल्कुल वैसा आ, तो इफेक्टिव। तो यहाँ पे वो यही कहता है कि बेसिकली जो कंपनी के ऑपरेशंस हैं वो आगे से ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, और उसकी वजह से वैल्यू एडिशन ज्यादा होती है। अच्छा, वैल्यू एडिशन क्या होती है, देखें, दो कॉन्सेप्ट्स। नंबर वन, कि जब भी कोई कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है ना, तो उस टाइम के ऊपर जो वो प्राइस पे करता है, क्या जो वो चीज परचेज कर रहा है उसकी प्राइस जस्टिफाइड है? इन कस्टमर को ऐसा तो नहीं लगता कि ये जो मैं प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ इसकी प्राइस ज्यादा पे कर रहा हूँ? अगर ऐसा लगता है तो याद रखें आपका कस्टमर बहुत जल्दी स्विच कर देगा। आपकी प्राइस जस्टिफाइड होनी चाहिए कि मैं ये पे कर रहा हूँ। ये अब वैल्यू एडिशन क्या है, कि ये जो आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या ये, इसमें हर लेवल के ऊपर आप कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड करते हैं कि वो प्रोडक्ट की वर्थ को इंक्रीज कर देती है। अब ये कई तरह से होती है, कई कंपनीज प्रोडक्ट के साथ कई चीजें एडअप कर देते हैं, फीचर्स ज्यादा ऑफर कर देते हैं कि वो प्रोडक्ट आपके लिए ज्यादा वर्थवाइल हो जाता है। फिर कहता है अगर अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होगा आपके कस्टमर आपसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, टाइमली मिलेंगी, प्राइसेस फेयर होंगी, अनफेयर प्राइसिंग नहीं होगी। अच्छा, फेयर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। देखिए, प्राइस में तीन मेन चीजें इंक्लूड होती हैं। नंबर वन, प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस मार्जिन, ये वो प्रॉफिट मार्जिन। हर कंपनी डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर काम करती है।
तो फेयर प्राइसिंग में बेसिकली ये चीज है कि बहुत ज्यादा आप प्राइस चार्ज ना करें। इसका मतलब क्या कहने का है कि कंपनी प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रखती है। तो ये एक फेयर लेवल होना चाहिए। अब देखें ना, अगर स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो ये तो पक्की बात है कंपनी लॉस के अंदर जाएगी, उसके ऑपरेशंस एफिशिएंट नहीं होंगे। फिर कंपनी अपना लॉस कवर करने के लिए क्या करेगा, चीजों की प्राइसिंग ज्यादा रखे, ये भी होता है। अच्छा, हम ये बात नहीं कह सकते, यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव भी है। एक चीज होती है क्वालिटी। अब ज्यादा अच्छी क्वालिटी देने की वजह से कॉस्ट भी इंक्रीज करती है, दैट्स वाई प्राइस इंक्रीज करती है। तो ये चीज भी यहाँ पे नोटेबल है कि आपने ये भी चीज देखनी है। बाज का कस्टमर भी प्राइस को गलत अवेल्युएट करते हैं। अगर प्राइस जस्टिफाइड है देन ओके, अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। फिर अगर राइट स्ट्रक्चर है तो जो डिसीजंस हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बहुत क्विकली लिए जाएंगे। राइट पीपल फॉर राइट जॉब का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करेगा। कई तरह की जो इनएफिशिएंसीज हैं वो खत्म हो जाती हैं। जैसे कल हमने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन हम टाल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करें या फ्लैट करें यूज। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाल स्ट्रक्चर सूटेबल नहीं है, इसका मतलब है आपने बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की लेयर्स जनरेट की हैं जो कि अननेसेसरी हैं। सिर्फ उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ही इंक्रीज होती है, उसका आउटकम जो या आउटपुट जो है वो पॉजिटिव नहीं है। तो उस केस के अंदर ये जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप कंडक्ट करें तो कॉस्ट ही इंक्रीज होती है, बेनिफिट नहीं इंक्रीज होता। अच्छा, अब ये तो बेनिफिट है। ये जो चीजें हैं अगर इनको आप रिवर्स कर दें इन्हीं पॉइंट्स को, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि यही आपकी नेगेटिव पॉइंट बन जाते हैं कि अगर आप इन केस अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट ना करें तो फिर क्या सिचुएशन उस केस के अंदर अराइज होती है। तो नंबर वन, वहां पे हमने कहा था स्टाफ मोरल हाई होगा, यहां पे क्या होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा। एक चीज, अच्छा इसमें ना एक चीज ये भी होती है कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं ये हाई भी हो जाते हैं अगर स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट आप अडॉप्ट ना करें। अच्छा, ये किस सेंस में कह रहा है ब्यूरोक्रेसी को, किस सेंस में यहाँ कंसीडर कर रहा है, देखें। अब टॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट के लेवल बहुत ज्यादा है, बॉसेस बहुत ज्यादा बैठे हैं। एक लेवल को पास करके फाइल सेकंड लेवल पे जाएगी, फिर थर्ड पे जाएगी, फोर्थ पे जाएगी। तो ये अननेसेसरली आपने मैनेजमेंट लेयर्स जनरेट की हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग में डिले आएगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगा। फिर अगर जिन डिसीजंस को सेंट्रलाइज वे में लेना चाहिए था आपने डिसेंट्रलाइज में कर दिया। ये रीजन होती है, क्योंकि कल हमने देखा था जब पढ़ा था एडवांटेजेस भी देखे थे सेंट्रलाइजेशन के और डिसेंट्रलाइजेशन के। तो ये जारी बात है जिन डिसीजंस को क्विकली लेना चाहिए था वो उनमें डिले आएगा। जब डिले आएगा तो इसका मतलब क्या है कि एक्शन भी डिले होगा, डिले इन सर्विसेज आएंगी। फिर लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स क्लियर नहीं होंगे, एम्बिग्विटी होगी रोल्स में। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर मैट्रिक स्ट्रक्चर सूटेबल नहीं है और उसने मैट्रिक स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिया तो वहां पे तो डुअल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट होता है।
आपको 2 बॉसेस को जवाब देना पड़े, वो गलत है। ऑपरेशंस इनएफिशिएंट आ गए, कस्टमर या क्लाइंट्स आपके आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि इसकी वजह से प्रोडक्शन डिलेज होंगे या सर्विस में डिले अकर होगा, क्वालिटी भी लो हो जाएगी, मार्केट के अंदर कंपनी की जो रेपुटेशन है वो भी खराब होगी। आजकल तो बिजनेसेस लोग जो करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल होता, और मोस्टली कस्टमर जो इतनी हाई प्राइसेस पे करते हैं ब्रांड्स को, वो किस वजह से, उनकी गुडविल की वजह से कर रहे होते हैं। शायद मे बी वहां पे प्राइस इतनी फेयर नहीं है, बट हम कई आजकल आप अपनी लाइफ के अंदर देखें, कई गुड्स आप जो परचेज करते हैं उनकी प्राइसेस शायद अनजस्टिफाइड है, बट हम पे करते हैं ड्यू टू ब्रांड गुडविल। अच्छा, फिर एक चीज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, बाज कंपनीज ना आपके कोर्स में ना एक पोर्शन है चेंज मैनेजमेंट का। अब चेंज मैनेजमेंट में ये होता है कि देखें, कॉन्सिक्वेंसेस बिजनेस से रेलेवेंट ना कभी भी सेम नहीं रहते, इन्वायरमेंट चेंज हो जाती है। तो कंपनीज के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे ही कोई बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज अकर होती है या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, तो वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड करें। अच्छा, बट बाज औकात हमने कल 2 स्ट्रक्चर पढ़े, मैग्नेस्टिक और ऑर्गेनिक, उसमें उसने ये बात की कि अगर इन्वायरमेंट स्टेबल हो तो फिर आपको रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बाज का मोस्टली कंपनीज अननेसेसरी रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर जाती हैं, जरूरत नहीं होती। अगर बिजनेस ऑपरेशन सही परफॉर्म हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉपरली वर्क फ्लो है, तो आपको रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत नहीं है, मत करें। दूसरी कंपनी को देख के कि जी अच्छा हमारे कंपेटिटर ने यूं किया तो हम भी ये करते हैं, नो। और अल्टीमेटली पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या उसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस आपको क्या भुगतना पड़ता है? एक मेजर लॉस। सबसे पहले आपके कस्टमर लूज होंगे, देन आप मार्केट में अपना कंपटीशन अपने कंपेटिटर की निस्बत लूज करेंगे, और उसकी वजह से लॉसेस अकर होंगे। तो ये अब डिपेंड करता है, इसका मतलब है आपने ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया प्रॉफिटेबिलिटी की बेसिस के ऊपर, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सैक्रिफाइस करके आपने ये एक्सपेरिमेंट किया जो कि बेस्ट फिट नहीं बैठा। जी जनाब, इससे रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, शाबाश। कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं है हैंड रेज करके पूछ सकते। कमाल हो गया। चल आगे चलते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी लड़के, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ऊपर आपने डेफिनेशन में एक वर्ड यूज किया सर्कमस्टांसेस का, जरा इसको हम्म इलेबोरेट। सरकमस्टांसिस का मतलब होता है सिचुएशन। अच्छा, अब ये सरकमस्टांसिस मतलब ये होता क्या है? हम बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की। 2 तरह की बिजनेस इन्वायरमेंट होती है, नंबर 1 इज इंटरनल, नंबर 2 इज एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट जो होती है ना कंपनी की, वो हम बोलते हैं कि विद इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रीमिसेस, अंदर वहां पे मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है, वहां पे वर्क एक्टिविटीज कैसे डिवाइड हुई हुई हैं, कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट करता है, वहां पे फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है या इनफॉर्मल है, या ये यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रीमिसेस के अंदर। अच्छा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होती है? एक्सटर्नल फैक्टर्स पे जो रिलाई करें, मतलब कि अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो फैक्टर जो कि आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को अफेक्ट करते हैं, लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स, लाइक पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स,
इन सारी चीजों से मिलके क्या बनती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जब इन फैक्टर्स के अंदर चेंज आएगी, वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंज काज करेगी। अब लाइक फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल चेंज आई, अब कोई गवर्नमेंट किसी कंट्री के साथ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आप तो नहीं कर सकते। आप पहले उस कंट्री के साथ ट्रेड अगर करते हैं, आपकी चीजें उस कंट्री में जाती हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं वहां पे, और वहां से कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, वो तो बैन लग गई, तो वो डायरेक्टली आपकी कंपनी की जो स्ट्रेटजीज होंगी उसको अफेक्ट करते हैं। फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये मीन्स मतलब इस डेफिनेशन का यहाँ पर मकसद यही है कि जो आपकी कंटीजेंसी थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, वो इन डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। whenever there is a change in internal environment and external environment, तो यस, आपको उसी लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही पहुंचे हो आप, ये ठीक कह रहे हो। अब असल में ना हम बात करते हैं, हम बिजनेस या ये कंपनीज या ये इनको ना दो टाइम पीरियड पे बात करते हैं। एक बात करते हैं ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, और एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। देखिए ये जो स्टैटिक स्टेट थी ना, जब हम ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स यूज करते थे ना, तो हम वहां पे एक एजम्पशन ये कंपनी की बनाई जाती थी कि इन्वायरमेंट चेंज नहीं होगी, कंपनी उसी तरह से चलती जाएगी। बट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ये चीज फॉलो नहीं करती। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी स्टेबल रहती ही नहीं है। अच्छा, अब जो कुछ इसमें भी ना फर्क है, जो आपको ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी, उनके अंदर आपको डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड मिलती थी, नंबर वन। नंबर टू, टाल स्ट्रक्चर होता था। बट इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को कन्वर्ट किया गया, सेंट्रलाइजेशन को डिसेंट्रलाइजेशन से, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई अगर एक टॉप मैनेजमेंट में बंदा है, वो उतना बेटर डिसीजन नहीं ले सकता जो बंदा एक फंक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसको डे टू डे पता है कि नीड्स क्या है, तो वो अपने फंक्शन से रेलेवेंट, अपनी जॉब से रेलेवेंट ज्यादा बेटर मैनर के अंदर डिसीजन ले सकता है। एक बात। दूसरा कि टॉल स्ट्रक्चर जो था वो इस वजह से फेल हुआ ड्यू टू एडमिन कॉस्ट, और जो ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा रेज होते हैं। दैट्स वाई क्या हुआ, उस चीज से, उस चीज को ओवरकम किया गया फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कभी भी इन्वायरमेंट स्टैटिक नहीं रहेगी, ये पक्की बात। अब जब आप स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो आपने ये चीजें कंसीडर लाजमी करनी होती है। आगे चलते अब आते हैं, ये आपके इस पर्टिकुलर पोर्शन में ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ये दूसरा मेन टॉपिक है, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स पर्टिकुलरली। अच्छा, ये वो कॉमन टर्म्स हैं जो कि हम वैसे भी डेली यूज करते हैं, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें, तो हमें इनमें से कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि इन पर्टिकुलर जो उसको क्या कहें, कॉन्टेक्चुअल जो मीनिंग्स होते हैं हमें वो क्लियर नहीं होता। फिर ये किस लेवल पे सारी चीजें डिसाइड होती हैं, ये बाकी सारा कुछ ये हमें नहीं पता होता। तो दैट्स वाई यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया आपसे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो सके। अच्छा, नंबर वन, विजन। विजन फ्यूचर कंसर्न होता है। आपका जो फ्यूचर आउटलुक है वो रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, कंपनी की विजन स्टेटमेंट से। और विजन हमेशा फ्यूचर कंसर्न होगा, ये बात याद रखो। नंबर टू, मिशन किस चीज को डिफाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल पर्पस। अगर हम मिशन स्टेटमेंट की बात करें तो वो आपको किस चीज का आंसर देगी। जो कंपनीज अपनी मिशन स्टेटमेंट स्टैब्लिश करते हैं वो ये कहते हैं बेसिकली हमारी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, हम इस बिजनेस में क्यों हैं। उसके बाद एक टर्म, गोल्स। गोल्स डिफाइन किया जाता है जो आपके जर्नल ओवरऑल एम्स होते हैं।
अब जिस तरह प्रॉफिटेबिलिटी है, जनरल एम है कंपनी का, पता है आपको। नंबर 2, इसी में ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक एम्स होते हैं, गोल जनरल होते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब प्रॉफिटेबिलिटी तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है ना, आपको बात समझ आ गई, बट वो कॉन्सेप्ट अचीव कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। अब रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा, हम टारगेट रखें जी अपना कि हम सेल्स को इंक्रीज करेंगे। अब ये जो सेल्स इंक्रीज करना है, ये प्रॉफिटेबिलिटी में एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है, एलिमेंट है। बट ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो ही प्रॉफिट होगा। रेवेन्यू उतना ही हो, आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर लें, प्रॉफिट तो फिर भी होगा। तो जो स्पेसिफिक ओवरऑल एम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, फिर कल हमने पढ़ा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 मेन मैनेजमेंट लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल, फर्स्ट लेवल। इसको हम यूं भी कहते हैं, टॉप का मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का लेवल, नंबर 2 मिडल जिसको हम टैक्टिकल बोलते हैं, और फर्स्ट ये जिसकी बात करें तो ये क्या है आपके पास, ऑपरेशनल। यहाँ पे आपको वही बोल रहा है कि ये जो स्ट्रेटेजिक लेवल होता है उसका काम क्या होता है, कंपनी की ओवरऑल स्ट्रेटेजी सेट करना, कंपनी के स्ट्रेटेजिक एम सेट करना। और ये किस बेसिस पे होते हैं, या इनका सिनेरियो क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। टैक्टिकल में क्या होता है, जो स्ट्रेटेजिक लेवल के लोगों ने डिसीजंस लिए होते हैं या जो टारगेट सेट किए होते हैं, अब वहां पे स्ट्रेटेजिक एम सेट किए गए, उन स्ट्रेटेजिक एम्स को इंप्लीमेंट करवाना, उनको अचीव करवाना, वो किसका काम है, टैक्टिकल का। तो ये इसका मतलब है, ये क्या करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं, टारगेट को अचीव करवाते हैं। ऑपरेशनल वो लोग जो कि डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। अब टेक्निकल वालों ने वो चीज किससे अचीव करवानी है, किन पे इंप्लीमेंट करवानी है, ऑपरेशनल। तो ये एक्शन परफॉर्म करते हैं उन टारगेट्स को अचीव करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना गोल है, विदाउट अ पर्टिकुलर टारगेट आप बिजनेस नहीं कर सकते। आप जो चीज चाह रहे होते हैं वो आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आपका जो भी गोल, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसको आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। और इसके लिए ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 ये मेन स्टेटमेंट्स हैं जो कि जनरेट की जाती है। नंबर 1 इज मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट। अब विजन स्टेटमेंट मैंने आपको बताया क्या है, फ्यूचर कंसर्न, क्या आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, या बिजनेस की फ्यूचर में डायरेक्शन क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर को किस तरह से देखती है। जब भी विजन स्टेटमेंट लिखी जाए तो वो कहता है एक इंस्पायरेशनल या मोटिवेशनल स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो कि आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करे।
मुकद्दस, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। विजन का मतलब ये होता है कंपनी इन फ्यूचर कहाँ पे पहुंचना चाह रही है, क्या चीजें अचीव करना चाह रही है। बिल्कुल। देखें, ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये टारगेट्स होते हैं जिनको आपने अचीव करना होता है। तो जाहिर बात है, फ्यूचर में अभी तो नहीं बैठे हुए होते ना, वो तो आफ्टर सम टाइम आपने वहां पे जाना है और वो टारगेट सेट करेंगे तो ही वहां पे पहुंचेंगे। अभी इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे? आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे। नंबर 2, फिर आप ये डिसाइड करेंगे कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, वो प्रोवाइड करें। ठीक है, हाँ जी, आप ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये कहता है बेसिकली, अगर एक कंपनी ने विजन स्टेटमेंट लिखी तो कहता है कुछ चीजें जिसको फॉलो करना है। नंबर 1, ये एक वेल रिटन शॉर्ट फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल या लेंथी नहीं होती, ये एक लाइन हो सकती है। या कंपनीज, मोस्टली कंपनीज इसको 2 से 3 लाइंस के अंदर भी कंक्लूड करते हैं। जितनी शॉर्ट हो और जितनी कंप्रीहेंसिव हो उतनी अट्रैक्टिव होगी। सिंपल, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मत यूज करें ताकि लोगों के लिए चीजें अंडरस्टैंड करनी डिफिकल्ट हो जाए। और कहीं ऐसा भी ना हो कि ये जो लाइन है, या एक लाइन या 2 या 3 लाइंस जो आप लिख रहे हैं, इसकी वजह से मिसकंसेप्शन भी एग्जिस्ट करे, लोग मिसलीड करें। यस, प्रिसाइज के साथ कंसाइज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब आप। हाँ, फोर्स बिहाइंड दी फोर्सेस। अच्छा, पर फिदा यहाँ पे एक बात आपको बताऊं, आप, मुझे लग रहा है आप स्लोगन में और विजन स्टेटमेंट में मिसमैच कर रहे हो। ठीक है, जी सर, ठीक कह रहे हैं आप। विजन विजन स्टेटमेंट ही है, सॉरी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। good। आगे चलिए। नेक्स्ट है आपकी मिशन स्टेटमेंट। अच्छा, मिशन स्टेटमेंट आपको किस चीज के बारे में बताती है? आपकी एग्जिस्टेंस, करंट एग्जिस्टेंस, कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं, वजह क्या है। अच्छा, ये जो मिशन होता है ना, बाद में ये लोग कंपनी इसकी रिफ्लेक्शन, ये फॉर्मल स्टेटमेंट ये भी एग्जिस्ट करती है, बट इसी के अकॉर्डिंगली लोग ना मिशन स्टेटमेंट की रिफ्लेक्शन अपने स्लोगन्स में भी डालते हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्लोगन सेट करते हैं। लाइक एग्जांपल देता हूँ, देखें, आपका मिशन है ना कि आपका, हम अपने कस्टमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई रखें, जो हमारे कस्टमर की नीड वांट है उसको सेटिस्फाई करें। मोस्टली अब कंपनीज यही चीजें सोच के मिशन स्टेटमेंट लिख रही होती है। हम कौन सी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिटी में हमारा रोल क्या है, ये बातें सारी कंसीडरेबल होती हैं। अब देखें, मिशन तो आप बता रहे हैं, आपकी एग्जिस्टेंस की वजह क्या है, आप बिजनेस में हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, हमने कस्टमर की नीड्स को एड्रेस करना है, कम्युनिटी की तरफ हमारा पर्टिकुलरली रोल बनता है, ये आपने कर लिया। अब जो स्लोगन होता है ना, ये आपको आप कंपनी के मिशन से जोड़ देता है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, पाकिस्तान में एक ऐसी कंपनी है जो कि आईटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, और जो आईटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको न्यू एप्स वगैरह डेवलप करने में कंपटीशन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और स्कॉलरशिप्स देते हैं। अब कौन सी कंपनी है, किसी बंदे को अगर पता हो तो बोले जरा, कौन सी कंपनी है? बहुत वेल नोन है।
नहीं पता, ठीक है। अब मैं एक स्लोगन बोलता हूँ आपको, कंपनी का नाम। अब ये देखें क्या चीज होती है, करो मुमकिन। ये किसका स्लोगन है कंपनी का? करो मुमकिन। टेलीनॉर। हाँ जी, टेलीनॉर सपोर्ट करता है। अब देखिए, मैंने कंपनी का नाम नहीं लिया, कुछ भी नहीं कहा, मैंने उसका स्लोगन बोला है, आपको नाम पता लग गया। हम इन चीजों एग्जैक्टली। से कंपनी को देखें कहां तक अटैचमेंट होती है। यस, टेलीनॉर में रोज अब वो सपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ, तुम ही तो हो, किसका है? यूफोन। यूफोन। हाँ। अब तुम ही तो हो का मतलब क्या? कि हमारे लिए कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम जो चाहते हो हमने वो प्रोवाइड करना है। अगर आपको हिस्ट्री याद हो ना यूफोन की, तो हुआ क्या था? वो हुआ ये था कि पाकिस्तान के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में ना कंपटीशन खत्म हो गया था। पहले क्योंकि एम्स टेक्नोलॉजी थी वो सिम बेस्ड, जीएसएम तो बाद में आई ना, तो उस टाइम पे इंस्टा वन एग्जिस्ट करती होती थी कंपनी पाकिस्तान में। देन जब जीएसएम टेक्नोलॉजी आई, मोबलिंग आया पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद पाकटेल ने परचेज कर लिया इंस्टा वन को। फिर इंस्टा वन वो पाकटेल खत्म हुई, तो फिर मार्केट लीडर कौन रह गया था? मतलब सिंपली जो मार्केट इंजॉय कर रहा था मोबलिंग था। तो मोनोपोली बनने का डर थे। अब मोनोपोलीज को तोड़ने के लिए ये गवर्नमेंट इंटरवीन भी करती है। तो उन्होंने उस केस के अंदर क्या किया कि अपनी एक कंपनी लॉन्च करवाई जो थी यूफोन। यूफोन बेसिकली सब्सिडरी है पीटीसीएल की, ताकि प्राइस लेवल और ये सारी चीजें कंट्रोल हो सके। और आज भी यूफोन की जो प्रेजेंस है वो इस वजह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाकी कंपनीज को डर होता है कि वो गवर्नमेंट ऑपरेटेड है, बाकी सारा कुछ है, वो बहुत कम प्राइस के ऊपर जाके कहीं ऑपरेशन परफॉर्म ना करें, और जिसकी वजह से प्राइस लेवल कम हो। ये भी है ये रीजन। तो हर किसी का यूं ही। सर एक टर्म भी यूज होती है ना, कस्टमर इज किंग। हाँ जी, बट उसका यहाँ से नहीं है लेना देना ना। देखें, असल में हम बात करते हैं जब भी कोई बंदा, कोई भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है ना, उसके बिहाइंड उसकी कोई साइकी एग्जिस्ट करती होती है, या आपकी किसी ब्रांड से कोई एफिलिएशन होती है, तो उसकी कोई साइकोलॉजिकल बेसिस लाजमी होती है। वो इस वजह से होती हैं क्योंकि वो आपकी नीड एंड वांट को उस हद तक सेटिस्फाई करता है, दैट्स वाई। बाकी फिर ये जो इसमें हमारी परचेजिंग में एक फैक्टर नहीं होता, कई होते हैं, कई प्रोडक्ट्स में रिलीजियस फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बाकी सारा कुछ भी होता है, वो इसकी रिफ्लेक्शन नहीं है। ये जो आपको बताया ना स्लोगन जो है, ये इसकी 100% रिफ्लेक्शन करता है, क्या आपको बताता है कि हमारी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है। तो जो आपकी मिशन स्टेटमेंट है ना, ये डिजाइन की जाती है प्रेजेंट को कंसीडर करके, और ये हमेशा आपको प्रेजेंट का आंसर देती है कि हम अभी कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, जो भी है, हमारी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, हम कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अचीव करना चाह रहे हैं, ये आपको सारे आंसर दे देते हैं। अब जब कोई भी कंपनी अपनी मिशन स्टेटमेंट डिजाइन करती है, तो उसके अंदर कौन से ऐसे की क्वेश्चंस हैं जिनको वो कंसीडर करती है। जब कोई भी मिशन स्टेटमेंट किन क्वेश्चंस के आंसर देती है? नंबर वन, व्हाट इज आवर बिजनेस, क्या है? नंबर टू, व्हाट इज आवर वैल्यू टू द कस्टमर, जो कि मैंने बताया कि आप खुद रिफ्लेक्ट कर रहे हैं भाई हमारी क्या इंपॉर्टेंस है। आप अपनी इंपॉर्टेंस को जब तक खुद साबित ना करें या क्रिएट ना करें, तो कौन बंदा किसी को इंपॉर्टेंट मानता? नहीं है। आपने अपनी वर्थ शो। आगे, व्हाट विल आवर बिजनेस बी, क्या होना चाहिए, और व्हाट शुड आवर बिजनेस बी। ये वो चार की क्वेश्चंस हैं जिनको मिशन स्टेटमेंट एड्रेस करती है। अब जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये अपनी मिशन स्टेटमेंट के अंदर अपने एम्प्लॉयज का रोल भी रिफ्लेक्ट करती है।
कि हमारे एम्प्लॉयज कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए। अच्छा, इस चीज के बिहाइंड साइकी क्या एग्जिस्ट करती है कि आप एक परसेप्शन लेवल इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज के माइंड में कि हमारे एम्प्लॉयज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से एम्प्लॉयज मोटिवेट भी होते हैं। तो ये बड़ा एक की कॉन्सेप्ट है जो कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस ने अडॉप्ट किया है। इसमें पहले आप एथिकल कंसर्न भी कंपनी का शो करते थे, बट नाउ अडेज जो स्टेटमेंट ऑफ एथिक्स है ये अलग से प्रिपेयर भी की जाती है और पब्लिश भी की जाती है। बट आगे आप जब तक इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, अब तो आप लास्ट 7-8 साल से देखें हर एजुकेशन में और बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेज में मेन डोमेन बनी हुई कौन सी है? एथिक्स। एथिक्स पे सबसे ज्यादा बात की जाती है। पहले उसकी कोई फॉर्मल स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी। नाउ अडेज जब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज बहुत ज्यादा रेज हुए और उसके बाद कंपनी ने अपना एथिकल कंसर्न क्लियर किया, तो अब ये एक अलग से स्टेटमेंट है, कोड ऑफ एथिक्स। जी जनाब, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, शाबाश। कोई चीज क्लियर ना हो तो। जी फिदा। सर मैंने दो चीजें पूछनी थी कि एक, जिस तरह हमने विजन में डिस्कस किया कि विजन शुड बी शॉर्ट शॉर्ट होना चाहिए, आया कि मिशन में भी कोई है कि मिशन 4 से 5 पॉइंट्स में डिफाइन किया जा ये भी सकता है? कहते हैं, जिस तरह आपने पहले बात की, शॉर्ट भी हो, कंसाइज भी हो, कंप्रीहेंसिव भी हो, बिल्कुल इधर इसके बारे में यही कहा जिस जाता है तरह अट्रैक्टिव वो होते हैं जो बहुत ज्यादा लेंथी स्टेटमेंट्स की फॉर्म में ना हो। ये भी जिस आपको तरह सर मोस्टली हमारी, हाँ 2-3 सॉरी, लाइंस में मिलती है। जिस तरह हमारी कंपनी है उसका जो विजन स्टेटमेंट है वो तो जस्ट 1 से 2 लाइनों में, लेकिन मिशन को 5 से 6 पॉइंट्स में डिफरेंट एंगल से कवर किया गया है। बिल्कुल होता, मैंने वो अच्छा। बताया कि इसमें भी यही है कि भाई ये इसमें यही वो कहते हैं। अब बाज चीजें होती हैं वो आप 2 से 3 लाइंस में ना समेट लेते हैं, बाज औकात नहीं हो पाती। ये कोई ठीक है, रूल ऑफ थम्स नहीं है कि हम ये कहें। कंपनी बेहतर, अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहती है बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर, तो यस, कई तरह पेज पेज की भी एग्जिस्ट करती है। बेहतर होगा। ये डिपेंड करती है। ठीक है फिदा। हाँ अच्छा जी, जी दूसरा। सर, सेकंड में, अच्छा सर, जो हमने अभी इसमें पढ़ा है, व्हाट विल अवर बिजनेस बी, व्हाट शुड अवर बिजनेस बी, कि बिजनेस क्या होगा, और ये दोनों कैसा पॉइंट होना थोड़ा, चाहिए, क्या होगा और कैसा होना चाहिए, शुड। क्या होगा और कैसा होना चाहिए, हाँ, तो एक ही चीज मतलब नहीं है सर? नहीं। अब ये जो शुड का आंसर है ना, ये आपको एथिकल कंसर्न में भी ये बात कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बट क्या वो फेयर प्राइसिंग के थ्रू अचीव हुई है? वहां पे आप ये कह रहे हैं आवर बिजनेस भी, अगर आप ये चीज सोच रहे हैं कि अच्छा हम सक्सेसफुल कंपनी बने, पाकिस्तान की लीडिंग कंपनीज में से एक हो, कस्टमर की नीड्स वांट्स को हम एड्रेस करें, वो तो ये चीज बता रही है, बट वो कहता है यहाँ पे शुड का बात है ना। तो वो एक समझ लें कि उसने ज्यादा इम्फेसिस दिया है। हो होगा क्या और होना क्या चाहिए। तो यहाँ पे ठीक, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ एथिक्स ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, मतलब हम अपने प्रॉफिट को अचीव करने के लिए कितनी एथिकल वे को अडॉप्ट करते हैं? यस, तो कई कंपनीज है ना, वो कई कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए ये ब्राइबरी भी देते हैं, तो ऐसे ना प्रॉफिट हो ना। बेहतर होगी, कई ठीक कॉन्ट्रैक्ट्स होगी। हैं कि आप अगर शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी सारा कुछ उनकी प्रॉपरली आप हर चीज को एड्रेस करते हैं, तो भाई यहाँ पे एक की कंसर्न ये भी तो है कि क्या आप शेयर होल्डर्स की वॉइस को इंक्लूड करते हैं। आप उनसे, अगर वो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं आपकी बिजनेस से, या आप उनसे अफेक्ट होते हैं, तो क्या आप उनको उस चीज की इम्पोर्टेंस या समझा सकते हैं, या आप समझ सकते हैं। तो ये कई कंसर्न हैं। तो जब शुड लग जाता है, इसका मतलब आप स्पेसिफिक है, कंडीशन होगी ना
ठीक हो गया, मेरे 2 पॉइंट सर क्लियर हो गए। ठीक, आगे चलो। अच्छा, ये चीज ना 2 चीजों के डिपेंड अपॉन होती है मिशन में। हर आप अब ये ना समझें कि ये सबके लिए एक ही जैसी होती है मिशन स्टेटमेंट। जिस तरह अभी फिदा ने वो पीओएफ की बात की ना, उसकी वो विजन और इसके बारे में कह रहा था, तो एक चीज देखें, ऑर्गेनाइजेशंस की 2 मेन टाइप्स होती हैं। एक होती है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन कमर्शियल होती है। अच्छा, अब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, या जनरल गोल क्या होता है कंपनी का? प्रॉफिटेबिलिटी कमर्शियल में। और नॉन कमर्शियल के अंदर क्या होता है? सोशल वेलफेयर किस तरह से इनहेंस कीजिए। तो इसका मतलब ये, अब ये इसने आपको यहां पे इसका आंसर दे दिया है शुड का, ये कि जो कमर्शियल एंटिटीज हैं, ठीक है प्रॉफिट अर्न करें, बट एथिकल एस्पेक्ट को मत भूलें। अब ठीक है, आपने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है स्टेटमेंट के थ्रू, बट ये क्या मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए ब्राइब्स भी देते हो और फिर आप इतनी मोटिवेशनल लाइंस भी लिखें आपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए? आप एथिकल कंसर्न तो नहीं है। तो आप कैसे ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज से कि वो भी एथिकली ट्रीट करेंगे या रिएक्ट करेंगे? नहीं हो सकता। अब आगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है कि रेलेवेंस क्या है मिशन स्टेटमेंट की। मतलब कहने का ये है कि मिशन स्टेटमेंट कौन से ऐसे पर्पसेस होते हैं जिनको फुलफिल करती है, एड्रेस करती है। नंबर 1, कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजंस के लिए आपको क्या चीज जरूरत होती है? एक फॉर्मल मिशन स्टेटमेंट की जरूरत होती है। आप ये चीज आंसर कर रहे हैं ना कि आपकी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, आप क्या फ्यूचर में होना चाहते हैं। इसका मतलब आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, अब उसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही बोलेंगे। तो वो जब आप लॉन्ग टर्म प्लान्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो यहां से आपको गाइडेंस मिलेगी भाई कि लॉन्ग टर्म में आप क्या चीज है जिसको अचीव करना चाह रहे हैं। फिर ये आपको असिस्ट करती है किसमें? जो ब्रॉड इंटेंशंस होती हैं एंड पर्पसेस होते हैं, उनको कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। अब इसका मतलब क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल तब बनती है, उसमें कन्फ्लिक्ट तब नहीं आते जब अगर जो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अलाइन कर दिया जाए कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के साथ। एक चीज होती है, यहां से आपको बता दूं नॉलेज के लिए, आगे कहीं पे आपके आएगा भी, यूज भी होता है। एक चीज होती है एजेंसी। एजेंसी क्या होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। अच्छा, अब कंफ्लिक्ट अराइज होगा तो याद रखें एजेंसी कॉस्ट इंक्रीज होगी, क्योंकि वो कंफ्लिक्ट की पर्टिकुलर कोई ना कोई कॉस्ट होगी जो कि उस कंफ्लिक्ट की वजह से रेज हुई होगी। अब वो कॉस्ट तो आपने बियर करी, बट ये कंफ्लिक्ट अराइज क्यों हुआ? ड्यू टू पर्सनल गोल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होने की वजह से। अगर कंपनीज अलाइन ना करें ये जो आपकी इंटेंशंस हैं, किसी भी इंडिविजुअल के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन ना किया जाए, तो ये कंफ्लिक्ट रेज होते हैं। मतलब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती जाए, अब कंपनी कोई मशीन थोड़ी है जिसने खुद ही सारा प्रॉफिट अर्न कर लिया। वो तो एम्प्लॉयज ने बेटर परफॉर्म किया तो प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट किया ना। अब इसका मतलब है अगर प्रॉफिटेबिलिटी है तो एम्प्लॉयज ने बड़ा मेन रोल प्ले किया, तो आपने उनको उनकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट रिवॉर्ड नहीं देना। अब ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ हमें प्रॉफिट होता रहे बॉसेस के
कि जी बस हमें एडवांटेज हो रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयज को आप उनकी परफॉर्मेंस के लिए अप्रेज नहीं करते, रिवॉर्ड्स नहीं देते, ये तो गलत है। तो फिर तो कंफ्लिक्ट्स आएंगे। तो यही वो कहता है कि मिशन में बेसिकली आप जर्नल इंटेंशंस को जो है ना वो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन कर। फिर कहता है मिशन स्टेटमेंट की वजह से क्या होता है कि जो कॉमन पर्पस किसी भी ग्रुप का या इंडिविजुअल का होता है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको क्लियर होता है और उसको आपने कंसीडर करना होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। आगे एम्प्लॉयज को इंस्पायर करने के लिए होती है मिशन स्टेटमेंट। गोल्स और एथिक्स, जब आपने गोल सेट करने हैं अपने और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एथिक्स का कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसकी भी बेसिस कहाँ से आएंगी, मिशन स्टेटमेंट से। फिर स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंड करना, उनको सपोर्ट करना। ये अंडरस्टैंडिंग और ये जो सपोर्ट है ये भी आपको कहां से पता चलेगी, मिशन स्टेटमेंट्स आपको बताएगा कि आपके लिए आपके स्टेक होल्डर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर्स तो बहुत सारे होते हैं बट कुछ की होते हैं जिनसे डायरेक्टली बिजनेस इफेक्ट होता है, जिनको आपने हर हाल में कंसीडर करना होता है। तो जब हम इन दो बातों को अलग कंसीडर करें, इनमें हमने कंपैरिजन करना हो विजन और मिशन में, तो अब बड़ी आसानी से आपको ये बात क्लियर होगी। पहले नहीं पता था बट नाउ आफ्टर स्टडिंग अब आप ये की कंपैरिजन इसके दरमियान इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नंबर वन, आप कहें कि जो आपकी मिशन स्टेटमेंट होती है प्रेजेंट या करंट कंसर्न होती है, जो विजन होती है वो फ्यूचर कंसर्न होती है। नंबर वन की डिफरेंस ये। नंबर टू, मिशन स्टेटमेंट आपको दो चीजों के बारे में बता रही है। इस टाइम पे आपकी करंट प्रेजेंस क्या है, यानी कि अभी आप कहाँ पे हैं, वेयर यू आर। और हमने बताया एग्जिस्टेंस, पर्पस क्या क्या कर रही है, व्हाई यू डू इट, क्यों किया। जबकि विजन आपको बता रही है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप वहां पे कैसे पहुंचना चाहते हैं। अभी ऐसे बताया फेयर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट है, आप प्रॉफिट भी अर्न करना चाहते हैं बट अनफेयर प्राइसिंग भी करते हैं, तो ये तो जस्टिफाइड नहीं है। फिर कहता है बेशक विजन स्टेटमेंट हो, बेशक मिशन स्टेटमेंट हो, जो अब क्योंकि इनको सेट करने में कंपनी की टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, कंपनी की लीडरशिप इन्वॉल्व होती है। तो कहते हैं जब ये मिशन और विजन स्टेटमेंट सेट किया जाए ना, पहले तो इसमें आप कंसीडर करें अपने एम्प्लॉयज को या हर मैनेजमेंट के लेवल। बट कहता है ठीक है आपने इस्टेब्लिश की है तो उसको कन्वे भी करें उन सब लोगों को जिनको वो जानना जरूरी है। अब जिस तरह क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, अगर हम बात करें गवर्नमेंट है, पब्लिक है, एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, सबका स्टेक है बिजनेस के साथ और हर किसी को अपना आंसर मिलेगा उस पर्टिकुलर मिशन या विजन से। अब देखिए ना, फाइनेंस प्रोवाइडर को क्या इंटरेस्ट है आप में कि भाई मुझे रीपेमेंट ये कब करेंगे, मेरा डेट जो है ये कब रीपे करेंगे। बट सिर्फ पैसे ही तो नहीं ना, विद इंटरेस्ट, एक्चुअल प्रिंसिपल तो नहीं। यहाँ पे की कंसर्न क्या है वो देखेंगे, अच्छा ये कह रहे हैं यार अपना सेट करते हुए कि हम ग्रो करेंगे, इसका मतलब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा मुझे मेरे पैसे टाइम पे मिलेंगे। तो यानी कि वो ये जो बात मैंने की है आपको नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ ही लिंक्ड है कि हर स्टेक होल्डर को उसका आंसर मिल जाएगा कि आपके करंट प्लान्स क्या है और फ्यूचर में आप क्या चीज देख रहे हैं।
अब हम देखें यहाँ पे गोल्स और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। हम ये आपको बता दिए, गोल्स तो जनरल एम है, जबकि ऑब्जेक्टिव जो है ये स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा, और याद रखें ऑब्जेक्टिव ड्राइव होते हैं गोल से। हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो हैं ये एलिमेंट्स हैं किसके, गोल के किसी एक, तो ये गलत नहीं होगा। जी जनाब, यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज क्लियर नहीं है, कोई क्यूरी है तो पूछें। क्लियर है, गुड है। चलो आगे चलते हैं। बिजनेस में एक एक्रोनिम यूज किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी यूज किया जाता है और गोल्स के साथ भी यूज किया जाता है कि गोल या ऑब्जेक्टिव जो है ना ये स्मार्ट होने चाहिए। ये जो स्मार्ट है ना, ये वो डाइटिंग वाला स्मार्ट नहीं है, ये एक्रोनिम है। इसमें हर वर्ड किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को एक्सप्रेस करता है। S stand for specific, M stand for measurable, A stand for agreed, R stand for realistic, T stand for time bound, ये टाइमली। अच्छा भी है क्या, नंबर 1 ये जो कहता है ना ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए, टू द पॉइंट। अगर स्पेसिफिक नहीं होंगे ना आप, तो जो चीज आप अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं होगी, क्योंकि इसमें मिसकंसेप्शन का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करेगा, मिसलीडिंग का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करेगा। अब जब चीजें स्पेसिफिक नहीं होती ना, तो आप अपने टारगेट पे कभी भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसमें और इतनी डायरेक्शंस हैं कि आप मिसलीड भी हो जाते हैं। फिर कहता है मेजरेबल, कितना अचीव कर लिया, कितना रहता है, तो ये कहता है क्वांटिटी फॉर्म के अंदर आप इसको मेजर कर सकते हैं प्रोग्रेस को। जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है, आप कहते हैं ना प्रोजेक्ट को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया जाता है कि पहले ये चीज, ये फेज हमने अचीव कर लिया, सेकंड था, तो कहता है ऑब्जेक्टिव की नेचर भी क्या होनी चाहिए, मेजरेबल, कितना कर लिए, कितना बाकी रहता है, किस हद तक किया है, गुड है बैड है, ये चीजें सारी आप मेजर कर सकते हैं। एग्रीड ऑब्जेक्टिव, अगर एग्रीड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स के बीटवीन, अगर स्टेक होल्डर्स उस चीज से जो आप चीज करने जा रहे हैं ये वो खुश नहीं है, तो कभी भी चीज सक्सेसफुल नहीं है। रियलिस्टिक, अगर रियलिस्टिक नहीं होंगे तो कभी भी आप वो आउटकम अचीव नहीं कर सकते। अब ये जो चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, ये रियलिस्टिक थोड़ी है, पहुंच नहीं सकते ना वहां तक। तो अल्टीमेटली टारगेट अगर रियलिस्टिक नहीं होगा तो अचीवेबल भी नहीं होगा, और अगर अचीवेबल नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस तो जनरेट होगा। इसलिए कहता है रियलिटी बेस्ड। प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट ना कर दें कि जी हम तो नॉर्मल, आपकी कैपेसिटी ही 1 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न करने की, आप नहीं हम तो 1 करोड़ कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। टाइम बाउंड, विद इन टाइम, जो ड्यूरेशन सेट की है उसके अंदर। अगर एक चीज होती है वो टारगेट, वो ऑब्जेक्टिव आप उस टाइम पीरियड के बाद करेंगे तो उसका फिर फायदा कोई नहीं। तो टाइम रिस्ट्रिक्शन हर हाल में होनी चाहिए, टाइम बाउंडिंग इन्वॉल्व होनी चाहिए। कौन डिसाइड करता है ये मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव? जैसे हमने कहा की कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे असल में ये था। पक्की बात है जी, कंपनी की टॉप मैनेजमेंट, बट अब आप ये देखें ना, यहाँ पे बिजनेस नेचर, बिजनेस की फॉर्म्स अलग है। सोल प्रॉपर्टी
डायरेक्टर कुछ और है, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप बेस कुछ और है। उसके बाद आप बात करें कि कंपनी में कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। तो यहाँ पे तो जब ओनरशिप ही अलग होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे फिर ये बेसिस भी चेंज होंगे। बट हम इसको यूजली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इन द फॉर्म ऑफ कंपनी हम इसको कंसीडर करते हैं। और कंपनी में एक स्पेसिफिक हायरार्की होती है। वो हायरार्की क्या है, देखें, हमने एक चीज़ मैनेजमेंट में भी ये बात क्लियरली, अकाउंटिंग में भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा। यहाँ पे बेसिकली फिर होता क्या कि मैनेजमेंट और ओनरशिप दो अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं। अब हायरार्की क्या ऑर्गेनाइजेशन में देखें, बिजनेस बेसिकली इस्टेब्लिश कौन कर रहे थे, वो कंपनी इस्टेब्लिश किसने की, प्रमोटर्स ने। देन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो लोग कन्वर्ट हो गए शेयर होल्डर्स में। शेयर होल्डर्स ने, अब ये तो कॉमन कोई भी लेमैन हो सकता है, ये तो बिजनेस कई लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी। इन्होंने अपने बिहाफ पे बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया। डायरेक्टर्स ने आगे फर्दर मैनेजर्स, उसके बाद असिस्टेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, और उसके बाद एम्प्लॉयज। तो ये पक्की बात है, यहाँ पे शेयर होल्डर्स फिर इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये जो मिशन, विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव है, ये कौन सेट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करें। और जो उनकी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फुलफिल करें। आंसर सिंपल, टॉप मैनेजमेंट कंपनी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो ये कहता है आप इफेक्टिव गोल सेट कैसे कर सकते हैं ताकि वो गोल स्मार्ट बन जाए आपका। अब उसके स्मार्ट बनने में किन चीजों का रोल है। नंबर 1 कहता है पार्टिसिपेट करें गोल सेटिंग प्रोसेस में। मतलब अब टॉप मैनेजमेंट ने तो डिसीजन लेना है ना, सिंपल। ऑब्जेक्टिव सेट करना है, जो भी है गोल टारगेट सेट करना है, भाई उसमें आप बाकी मैनेजमेंट के लेवल्स को भी इंक्लूड कर लें, एम्प्लॉयज से भी पूछ लें। ये सेट करते हुए गोल आप ये भी देखें कि आपके एम्प्लॉयज किस तरह से इफेक्ट होंगे, उनसे पूछें वो क्या चाहते हैं। तो ये याद रखें, एग्रीड हो जाएंगे सब, सक्सेसफुल भी होगा किसी। नंबर 2 कहता है गोल जो है इंट्रिंसिकली मोटिवेट करो। अच्छा, दो तरह की मोटिवेशन होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक इनर, अंदर से, ह्यूमन, ये ह्यूमन के अंदर से, तो ह्यूमन कंट्रोल में। और एक्सट्रिंसिक क्या है, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहता है इंट्रिंसिकली, आप जब सोचें या ये, तो आपको अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो, अंदर से आपको फीलिंग आए, अंदर से आप सेटिस्फाइड होने चाहिए। फिर फीडबैक सिस्टम। अच्छा, लोग बड़े बड़े अच्छे गोल सेट कर लेते हैं, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, सब कुछ। बट अगर आपका ये जो गोल सेटिंग का प्रोसेस है ना, या ये जो सिस्टम है, इसमें फीडबैक नहीं, तो ये सिस्टम फेल भी हो जाता है। कंपनी को कई हर्डल्स फेस करनी पड़ती है अपना गोल टारगेट अचीव करना। कई दफा आप जो डिसीजन लेते हैं वो गलत भी होता है। गलत होना नॉट अ बिग डील। आप उस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर जब आपको लगना शुरू हुआ कि चीजें गलत हो रही हैं, तो आप दोबारा से रिवाइज करें अपने सारे के सारे प्रोसेस और देखें, अपनी गलती को आइडेंटिफाई करें, उसको करेक्ट करें और दोबारा से वो प्रोसेस करें। तो ये आपको फीडबैक से पता चलता है। अगर फीडबैक नहीं होगा
तो आप चीजों का एस्टिमेट असेस कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर कहता है गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, वो आपने देख लिया, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एग्रीड, रियलिस्टिक, टाइमली। फिर पर्सनल और कमर्शियल गोल्स अलाइन होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा। फिर कहते हैं जब आप अपने गोल्स को रिकॉर्ड करें हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ताकि आपको उससे मोटिवेशन मिले। फिर कहता है प्रायोरिटी सेट करें। चीजों को जब आप प्रायोरिटाइज नहीं करते ना, तो बाज औकात आप अननेसेसरी चीजें ज्यादा कर रहे होते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है चीजों को प्रायोरिटी देना। कि जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले आप टाइम, ये आपके साथ भी यूज होता है सारा दिन कॉन्सेप्ट है। जो लोग जॉब परफॉर्म करते हैं, आपकी कोशिश क्या होती है, जो कल बॉस कह के गया था भाई आज सबसे पहले आके वो काम करना है, आप प्रायोरिटी दे रहे हो ना, क्योंकि उसने आपसे वो चीज कही होगी जो कि हाईली इंपॉर्टेंट होगी। अपना काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो जो गोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम के ऊपर, ये सबसे पहले उसको अचीव करें। हो सकता है उसको अचीव करने की वजह से साथ तीन चीजें और अचीव हो जाए। जी जनाब, यहाँ तक कोई question? नहीं। आप में से कितने लोगों की प्रायोरिटी है फिफा करना ही करना है? अस्सलाम सर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ऊपर सर। जी जी। सर मेरी तो है, क्योंकि मेरी तो रिक्वायरमेंट भी है। वैसे पब्लिक सेक्टर है, लेकिन मैंने कॉर्पोरेट में भी करना है और पब्लिक दोनों में करना है। हम्म। कई लोगों की नहीं होती ना, वो मैं कल भी देख रहा था, आज भी देख रहा हूँ। होता पता है क्या, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ना, और ये आपको बता दूं पेपर की नेचर ऐसी है, ये पढ़े बगैर ना खुद से हम्म, कई लोगों को लगता है शायद हम कर लेंगे, ये नहीं होगा। वो मैं देखता हूँ कई लोग ना अटेंडेंस के चक्कर में होते हैं। हमें पता होता है ना, और ये इवनिंग क्लासेस में मोस्टली ये होता है, यूनिवर्सिटीज में भी ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, बेशक प्रोफेशनल हो स्टडी जो भी है ये एग्जिस्ट करता है। तो वो स्टार्टिंग में ना नंबर हाई होता है, आहिस्ता आहिस्ता ना फिर वो देखते हैं अच्छा आप जरा खिसकते हैं, और कई तो आते पूरे टाइम के ऊपर हैं अटेंडेंस के चक्कर में। अच्छी बात है, अच्छी बात। 100%। जब 100% होता है ना, और ये होती है प्रायोरिटी, अब ये कहने का मतलब ये था उस टाइम पे। अब देखिए ना, आप लोग बैठे हैं इस टाइम पे भी, कई और भी काम है बट आपने वो सेक्रीफाइस किए हैं, तो उसकी वजह से जो आपका इंटरेस्ट का लेवल होता है, और जो आप कह रहे हैं आपकी डायरेक्शन होती है ना, वो ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाती है। ये होता है। और जिनको हुआ तो ठीक है कर लेंगे, नहीं हुआ तो देखेंगे। यस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सही कह सकते हैं, बिल्कुल। चलें, अब अगर ये तो हमने देखी कि इफेक्टिव गोल हम सेट कैसे कर सकते हैं, बट इन केस अगर गोल हमारा इफेक्टिव ना हुआ, तो उस केस में जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चन अराइज होंगे वो कौन से होंगे? किसी ने कुछ बोला? जी सर, मेरा क्वेश्चन बीच में रह गया। हाँ हाँ पूछो, मैं तो वेट भी किया। सर वो बस वो मैडम बीच में बोल रहे अच्छा थे ठीक है, हाँ बोलो। सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में जबकि चूंकि जब हमारे पास डिफरेंट मैनेजेरियल लेवल्स होते हैं, हम्म, तो जब ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स डिसाइड किए जाते हैं तो एक टर्म यूज की जाती है, डेलीगेशन ऑफ पावर। जी। तो क्या हायर मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डेलीगेशन ऑफ पावर नीचे देते हुए हम्म। ऑब्जेक्टिव और गोल्स को नीचे मैनेजेरियल लेवल्स के ऊपर डिवाइड करते हैं,
या ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नीचे जो ऑब्जेक्टिव या गोल्स बनाए जाएंगे और वो उनको सेट करके दें? मेरा जहाँ तक Good. ख्याल है कि ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर है वो नीचे मैनेजरियल लेवल्स के ऊपर डिवाइड की जाती है, और फिर उसी तरीके से जो आपने एक गोल सेटिंग प्रोसेस की बात की वो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड आता है, और वो बताया जाता है कि जी हाँ, हम ये आपने हमें जो विजन या मिशन में आपने जो गोल्स हमें बताए गए तो उसको अचीव करने के लिए ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं टू द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो क्या सर इसके ये मेरी बात सही है? और अगर सही है तो इसके ऊपर सर थोड़ी डिबेट करें। अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2-3 बातें मेन। नंबर 1, पहली बात ये याद रखें, ऑब्जेक्टिव और गोल सेटिंग में ना अल्टीमेटली ये सेट जो करना है गोल या ये सेट टॉप मैनेजमेंट नहीं करना। पहली तो अपने माइंड में ये बात क्लियरली जनरेट करना। नंबर 2, ये जो आपने दूसरी बात की ना कि पावर जो है वो डेलीगेट कर रहे हैं नीचे। अच्छा, पावर और अथॉरिटी मिसमैच हो रही है यहाँ पे आपके क्वेश्चन में। अच्छा, पहली बात ये कि पावर तो आप तब अपनी प्रैक्टिस करेंगे ना जब आपको ऑथराइज किया जाएगा। अच्छा, फिर आप यहाँ पे जाएंगे कल वाले लेक्चर के ऊपर कि भाई क्या ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है या डिसेंट्रलाइज्ड है। ये बात याद रखें, अगर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है तो फिर तो ये अथॉरिटी निचले लेवल के ऊपर डेलीगेट नहीं की जाती। अगर डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है नंबर 1, ठीक है, उसमें जो है डिसीजन मेकिंग वो यस निचले लेवल के ऊपर आपको ऑथराइज किया जाएगा कि आप डिसीजन मेकिंग अपने लेवल के ऊपर खुद से कर सकते हैं। बट याद रखें वो होता क्या है, वो होता ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव जो टारगेट इन्होंने सेट किए होते हैं ना, अब उन ऑब्जेक्टिव्स उन गोल्स उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनानी है नंबर 1, नंबर 2 जो रिसोर्सेज हैं रिक्वायर्ड, अब ये आप डेलीगेट कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्टिव से उस गोल से रेलेवेंट जो स्ट्रेटेजी है और जो रिसोर्सेज हैं वो आप खुद डिसाइड कर लें। ऑब्जेक्टिव वो नहीं डिसाइड कर सकते, ये कंपनी की टॉप मैनेजमेंट नहीं करना। हाँ, आपको ये वो डेलीगेशन आप पे छोड़ेंगे, ये इस चीज के लिए ऑथराइज करेंगे कि भाई उस गोल उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजी आपको लगती है आपके फंक्शनल रोल के हिसाब से, उससे रेलेवेंट डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। और याद रखें, अगर ये निचले लेवल के ऊपर गोल सेटिंग का प्रोसेस डेलीगेट किया जाता तो अभी हम ऊपर बात करके आए कि कमर्शियल और जो पर्सनल गोल्स हैं ये अलाइन करने की जरूरत होती है। तो फिर तो आप सोचें हर डिपार्टमेंट का गोल ही अपने हिसाब से अलग हो जाता है, वो तो यूनिफॉर्म रहता ही ना। तो वो स्ट्रेटेजी की डेलीगेशन आपको की दी जाती है और रिसोर्स की स्ट्रेटेजी जो है आपको, ये 2 चीजें होती हैं जिसमें आपको ऑथराइज किया जाता है कि आप ये कर सकते हैं। बट ऑब्जेक्टिव सेट जो है वो फाइनल डिसीजन जो भी होगा गोल का ये वो टॉप मैनेजमेंट का, वो नीचे नहीं डेलीगेट किया जाता। लड़के मिल गया आंसर? सर आंसर मिल गया, लेकिन यहाँ एक चीज और कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। फॉर हम्म एग्जांपल सर, एक गोल है कि कंपनी ने एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन लेवल जो है वो अचीव करना है, ठीक है, और उसकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट डिविजन्स हैं प्रोडक्शन के, और वो हर डिविजनल हेड को या डिपार्टमेंट हेड को ये बात कन्वे करते हैं कि जी हमारा ये गोल है। अब आप इस गोल को अचीव करने के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट है, एक प्रोडक्ट बनानी है, उसके हर एक कंपोनेंट में अलग अलग पार्ट्स हैं और अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो बन रहे हैं। तो हर एक डिविजनल हेड को ये गोल दे दिया जाता है
कि आपने भेजी इतनी 100 प्रोडक्ट्स की जो है स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करने डे एंड तक। अब वो कैसे करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अगर एक गोल अब को आंसर अचीव। आपने खुद दिया, अब हाँ जी, आंसर आपने खुद दिया है कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, आपको कन्वे किया कि आप इसको जैसे मर्जी अचीव करें। इसका मतलब है आप उनको ये कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड है आपके अपने पर्टिकुलर डिवीजन के हिसाब से वो आप खुद सेट करें, जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उनको एलोकेट करके तो वो चीजें आप खुद फुलफिल करें, बट ऑब्जेक्टिव तो वही ये सेट कर। डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं है सर? नहीं, ये आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो थी आपके हिसाब से, आपको पहले ऑथराइज किया गया, देन आपने उस चीज को प्रैक्टिस किया। बट अभी आप खुद बोल रहे हो कि ऑब्जेक्टिव उन्होंने कन्वे किया आपको, और यही होता है डिविजनल स्ट्रक्चर में। जितने भी डिवीजन है, ओवरऑल स्ट्रेटेजिक एम आपको कन्वे कर दिया जाता है, उस चीज से रेलेवेंट प्लानिंग, उस प्रोडक्ट से रेलेवेंट, अगर प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन है उससे रेलेवेंट जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजीज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो देखना फिर उस जनरल मैनेजर का काम है। वहां पे फिर जो टॉप मैनेजमेंट है ना वो फ्री है, उनको स्ट्रेटजीज नहीं बनानी पड़ रही, उनको रिसोर्सेज की फिक्र नहीं है, वो जनरल मैनेजर देख लेगा। वो और तरह के जो डिसीजंस लेने होंगे कंपनी की टॉप मैनेजमेंट उस पर कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है लड़के? ओके सर। हाँ, यस, टैक्टिकल गोल्स यही है वो, असल में ना वो। ठीक है, और याद रखें जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट आपको जिस चीज के ऊपर ऑथराइज भी करेगी ना, या अथॉरिटी का लेवल डेलीगेट करेगी या ये, वो हमेशा याद रखें टैक्टिकल लेवल ही होगा। स्ट्रेटेजिक में कभी भी आपको कंपनी के ये मेन गोल आप सेट करके दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब हमने कहा जी कि ये इफेक्टिव गोल आप कैसे सेट करते हैं। अगर वो इफेक्टिव ना हो तो गोल्स बाज़ का ऑर्गेनाइजेशन के लिए कई प्रॉब्लम्स, कई हर्डल्स भी जनरेट करते हैं। वो कौन से हैं? नंबर 1, पहली बात, अगर आपके गोल अनरियलिस्टिक हो तो ये तो पक्की बात है, या बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होंगे तो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस तो काज होगा होगा। अब इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, एम्प्लॉयज गिव अप करेंगे, उनका मोरल डाउन होगा। नंबर 2, अगर बहुत आसान होंगे तो फिर आपको इंस्पायरेशन, और या आपको ये फील होना शुरू ये हो जाता है कि आपको अंडर यूटिलाइज रखा गया, आप अंडर यूटिलाइज्ड हैं, कि जितना काम आपसे लेना चाहिए था, कई लोगों को ये फील होता है कि मेरी जो कैपेबिलिटीज, मेरी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से मुझसे काम नहीं लिया जा रहा। फिर इसके अलावा अदर टाइप ऑफ इश्यूज भी अराइज होते हैं, इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती तो जैसी सिचुएशन होती, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती, जो आपका पोटेंशियल था, आप उसके अकॉर्डिंगली मोल्ड होते। अब क्या है, ऐसा नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट क्या है, गोल्स जो है ये स्ट्रेस भी जनरेट करते हैं। बेशक गोल रियलिस्टिक हो, बट आपके ऊपर एक वो जो प्रेशर होता है ना हर टाइम पे वो रहता है कि हमने इस टारगेट को, इस चीज को अचीव करना। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि गोल्स की वजह से अराइज होते हैं, जनरेट होते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक जो कि आज का लेक्चर का है वो है कि बेसिकली ये फॉर्मल गोल सेटिंग कैसे होती है। अब फॉर्मल गोल सेटिंग के लिए कुछ चीजें हैं ऐसी जो कि आपको अपने माइंड में क्लियर करनी पड़ती है। नंबर 1, अच्छा ये पक्की बात है
कि जब गोल सेट किया टॉप मैनेजमेंट ने, डिसीजन लिया जो भी, अब मैंने जैसे बताया कि अगर आपको ये ख्याल है कि आपको बाकी मैनेजमेंट के लेवल्स को उसका पार्ट बनाना चाहिए, एम्प्लॉय से कंसर्न लेना चाहिए, तो वो उसके सक्सेस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो ये कहता है बेसिकली जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं और सबऑर्डिनेट्स हैं वो फुली अवेयर होने चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज, तो उनको पता है कि वो अपने कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कौन सा रोल है उनका जॉब, ये क्लियर होना चाहिए। फिर कहता है कि जो एक ये जो अच्छा या फॉर्मल गोल सेटिंग सिस्टम होगा ना, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जनरेट करता है बिटवीन डिपार्टमेंटल हेड्स एंड सबऑर्डिनेट्स। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि सबऑर्डिनेट्स कुछ और चाह रहे हैं और डिपार्टमेंटल हेड कुछ और चाह रहे हैं। अगर होगा तो फिर उसको करेक्ट करने की जरूरत है, फिर मॉडरेशन की तरफ आपको जाना पड़ता है, दरमियान के रास्ते से। फिर कहते हैं जो गोल सेटिंग सिस्टम है ये सेल्फ, इसके अंदर बिल्ट इन सेल्फ करेक्टिंग करेक्टरिस्टिक होना चाहिए। अब देखें टॉप मैनेजमेंट ने फॉर एग्जांपल आपको डेलीगेशन तो कर दी, आपने डिसीजन लिया किसी भी चीज से रेलेवेंट कि उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, डिसीजन आपका था। मैंने भी बताया कि डिसीजन गलत होना नॉट अ बिग डील, बट अगर आप सेल्फ करेक्टिंग नहीं है कि आपने उसको एनालाइज किया और पता लगा कि मेरा डिसीजन गलत है, इसको अपनी इज्जत अनाथ का मसला तो नहीं बना सकते ना। तो आपने वो स्टेप लेना है कि आप उस चीज को रिवर्स करें दोबारा से, उसके अगेंस्ट जो करेक्टिव मेजर्स रिक्वायर्ड है वो इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद फिर कहता है जो आपका गोल सेटिंग सिस्टम होता है ये वर्कर की डेफिशिएंसीज को भी, अब ये जो वो एक लड़के ने हमारे ने ये अभी पहले बात की थी और बाद में भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब ये बात है असल में टॉप मैनेजमेंट को अगर इस चीज का पता है ना कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट उसके अंदर डेफिशिएंसी है, उनकी स्किल्स और एबिलिटीज उतनी नहीं है, तो याद रखें वो कभी भी डिसीजन मेकिंग राइट नीचे ट्रांसफर नहीं करता। ये कॉमन सेंस है। बट ये नहीं है कि हमेशा ये ना हो, इस चीज को ओवरकम किया जाता है। और कैसे? क्या आपने उन डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई किया, एक बंदे ने मैनेजर ने डिसीजन लिया गलत हुआ तो भाई आप उसको कत्ल नहीं कर सकते, आप उसको ट्रेन करें, उस चीज से रेलेवेंट आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। फिर जो इंडिविजुअल्स हैं आप उनको उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे, जैसे मैंने आगे का अप्रेज करें, रिवॉर्ड्स दें, क्योंकि असल में तो परफॉर्म वर्क एक्टिविटीज आपके लिए कौन कर रहे हैं, वो ह्यूमन कर रहे हैं जो आपके लिए मेंटल और फिजिकल वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट कहता है जी ये जो गोल सेटिंग सिस्टम होता है इसको क्लियरली मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और ये जो आप गोल सेट करते हैं या ये इसमें आपने कई चीजों को कंसीडर करना है। कंपनीज अपने गोल चेंज करती रहती हैं वक्त के साथ साथ अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस, जो पहले मैंने बात की, मार्केट में ट्रेंड क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है कस्टमर, आपको उसके अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ता है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में होनी चाहिए कि जब आपको वो नेसेसरी चेंज फील हो रही है तो आप उसके अकॉर्डिंगली मोड़ लो। फिर आगे गोल सेटिंग सिस्टम जो भी है ना, ये बेसिकली जब तक डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं होगी ये चीज अचीव नहीं हो सकती। इसका मतलब है जितने भी बिजनेस फंक्शंस हैं जब तक वो अपनी सपोर्ट आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक आप अपने स्ट्रेटेजिक एम्स को फुलफिल नहीं कर सकते। तो ये था जनाब आज का लेक्चर। पूछें जनाब, कोई क्वेश्चन, कोई एम्बिग्विटी, कोई चीज क्लियर नहीं है पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन?
अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, मुझे ना कई इंडिविजुअल मैसेजेस रिसीव होते हैं, सर एक चीज बता दें कि ये जो नोट्स आप दे रहे हैं बस इसी को करें या फर्दर हमें कहीं बुक से करने की कोई ज़रूरत है? देखें, यहाँ पे ये जो नोट्स दे रहा हूँ ना आपको, ये कई सोर्सेज से कंपाइल करके होते हैं। ये आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए, कोर्स को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट हो सकता है वो एक जगह पे कंपाइल कर दिया गया। तो अब आप बड़े हो गए सारे, तो प्लीज इस चीज को देखा करें कि ज़ाहिर बात है, अगर कोई टीचर आपको ये रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो मैं वो 100% उसी, कल को पेपर में ये नहीं हो सकता कि कोई ऐसी चीज हुई ना कि भाई वो इसमें कवर ना हो रही है। मैं यही चीज देख के 100% जो है ना वो एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस चीज पे आप अपना बिलीफ पक्का रख लें कि कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर ऐश करें अपने अपने खर्चे पे। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर फ्राइडे को मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, ऐश करें अपने अपने खर्चे पे, आजू बाजू वालों पे नजर ना रखें। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।